हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं हिस्ट्री एंड ओरिजिन ऑफ पेडागोजिक सब्जेक्ट्स, फिलोसफिकल, सोशोलॉजिकल एंड एजुकेशनल पर्सपेक्टिव, अंडरस्टैंडिंग डिसिप्लिन्स एंड सब्जेक्ट का ये टॉपिक है। नाउ सबसे पहले अगर हम लोग बात करें पेडागोजिक सब्जेक्ट्स जितने भी हैं उनके डेवलपमेंट और उनका ओरिजिन, लेकिन 3 पर्सपेक्टिव से, फिलोसफिकल, सोशोलॉजिकल और एजुकेशनल। सबसे पहले उठाते हैं फिलोसफिकल को। ठीक है, फिलोसफिकल पर्सपेक्टिव की अगर हम बात करें तो इसकी शुरुआत होती है एंशियंट ग्रीस से। द फिलोसफिकल पर्सपेक्टिव ऑन एजुकेशन कैन बी ट्रेस्ड बैक टू एंशियंट ग्रीस where prominent philosopher like Socrates, Plato and Aristotle pondered questions about the nature of knowledge, virtue and the purpose of education। तो अगर फिलोसफिकल बेसिस से बात करें तो जो हमारे एंशियंट ग्रीस के कई सारे फिलोसफर्स थे, जैसे कि अरिस्टोटल, सॉक्रेट्स, आपने इनके काम बहुत सारे सुने होंगे, लाइक जो भी इन्होंने वर्क किया है, उन्होंने कई सारे सवाल उठाए कि नॉलेज का नेचर क्या होता है, पर्पस क्या होता है एजुकेशन का। और एग्जाम्पल भी दे रखा है, सॉक्रेट्स फॉर इंस्टेंस एम्फिसाइज द इम्पॉर्टेंस ऑफ सेल्फ डिस्कवरी थ्रू क्वेश्चनिंग एंड डायलॉग। सॉक्रेट्स ने ये भी उन्होंने ये भी एम्फिसाइज किया कि कितना ज़रूरी है सेल्फ डिस्कवरी, क्वेश्चनिंग से, कॉन्वर्सेशन से, डायलॉग से। एंड प्लेटोज रिपब्लिक एक्सप्लोर्ड द आइडिया ऑफ एन आइडियल स्टेट विद एन एजुकेशन सिस्टम दैट एम टू प्रोड्यूस वर्चुअस एंड नॉलेजेबल सिटीजन। तो जो प्लेटो थे उन्होंने एक आइडिया एक्सप्लोर किया कि एजुकेशन सिस्टम में एक आइडियल स्टेट मतलब क्या होती है, एंड बेसिकली उसका एम जो होता है वो होता है कि नॉलेजेबल ऐसे सिटीजन्स बनाना जिनको काफ़ी नॉलेज हो। एरिस्टोटल delved into topics such as ethics, logic and the cultivation of moral virtue। एंड एरिस्टोटल ने कई सारे टॉपिक्स को एक्सप्लोर किया, जैसे कि एथिक्स, लॉजिक एंड कल्टिवेशन, यानी कि हमारे जो मोरल थॉट्स होते हैं, मोरल वर्च्यू होते हैं, उसको एजुकेशन के थ्रू डेवलप करना। तो आप देख सकते हो तीनों ने, मतलब ऐसे बहुत सारे लोग रहे, बट जो मेजर तीनों ने चीज़ों को कवर किया एजुकेशन पर्सपेक्टिव को, लेकिन फिलोसफिकल बेसिस से। ठीक है, नाउ अगर हम हम बिल्कुल एंशियंट ग्रीस की बात करें, व्हेन वी टॉक अबाउट द एंशियंट इंडियाज में द वेदास एंड उपनिषद्स, उनमें ऐसे कई सारे फिलोसफिकल आइडियाज थे अबाउट एजुकेशन एंड क्वेस्ट फॉर नॉलेज। ठीक है, उन वेदास में एजुकेशन के बारे में बात हुई, नॉलेज के बारे में बात हुई। और ये जितने भी एंशियंट एजुकेशन सिस्टम है ना, इनका फोकस था गुरुकुल सिस्टम पे, जहाँ पे स्टूडेंट्स ना टीचर्स के साथ ही रहते थे। जैसे आजकल तो क्या होता है, हम स्कूल जाते हैं वापस आते हैं, जैसे बोर्डिंग स्कूल जिस तरह के है ना, ये उसका बिल्कुल आप वो मान लीजिए गुरुकुल अलग ही एक तरीका होता था, जिसमें जो बच्चे होते थे, जो शिष्य होते थे, वो गुरु के साथ ही रहते थे, उनके साथ ट्रेनिंग लेते थे और उन्हीं से वहीं पे अलग अलग चीज़ों के बारे में पढ़ते थे। वो पूरा गुरुकुल का कंसेप्ट हमारे एंशियंट इंडिया में मेंशन हुआ है। ठीक है, मिडीवियल्स एंड रेनेसेंस फिलोसोफर, मिडिल एजेस और रेनेसेंस में फिलोसोफर जो जैसे कि थॉमस एक्विनस in the Christian tradition and Ibn Sina in the Islamic world explored the relationship between faith and reason in education। तो इन लोगों ने कई सारी चीज़ों को एक्सप्लोर किया और ये भी देखा कि किस तरह से फेथ और रीज़न एजुकेशन में क्या रिलेशन है उनका। तो अभी हम लोग फिलोसफिकल बेसिस से एजुकेशन के पर्सपेक्टिव को पढ़ रहे हैं कि कैसे इन्होंने अलग अलग सब्जेक्ट्स को स्टार्ट किया। दे सॉट टू हार्मोनाइज रिलीजियस टीचिंग विद द परस्यू ऑफ नॉलेज एंड इंटेलेक्चुअल ग्रोथ। उन्होंने एक तरह से ये बताया कि जो रिलीजियस टीचिंग है, जो भी पढ़ाया जाता है, वो किस तरह से नॉलेज एंड इंटेलेक्चुअल ग्रोथ परस्यू करने में मदद करती है। फिर एनलाइटमेंट फिलोसफर्स, ये जो एनलाइटमेंट पीरियड था, यहाँ पे कई सारे ऐसे फिलोसफर्स आए, जैसे कि जॉन लॉकी, जॉन जैक्विस रिस्यू, इनके वर्क आपने बहुत सारे पढ़े होंगे, इमैनुअल कैंट, हु डेल्व इनटू थ्योरीज ऑफ एजुकेशन एंड ह्यूमन नेचर। इन लोगों ने काफ़ी रिसर्च करी, काफ़ी वर्क करा एजुकेशन की थ्योरीज पर और ह्यूमन नेचर पर। लॉक सम थॉट्स कंसर्निंग एजुकेशन एडवोकेटेड फॉर अ लिबरल एजुकेशन दैट एम्फिसाइज रीजन्स एंड इंडिविजुअल डेवलपमेंट। तो जो लॉक्स का काम था उसमें उन्होंने बताया कि कितना ज़रूरी है लिबरल एजुकेशन एंड किस तरह से एजुकेशन इंडिविजुअल डेवलपमेंट में रोल प्ले करता है। रिस्यू जो थे, उन्होंने प्रेजेंट किया नेचुरलिस्टिक अप्रोच टू एजुकेशन की, एजुकेशन की जो नेचुरलिस्टिक अप्रोच होती है वो कैसे होती है, एंड इसका एम्फेसिस और फोकस होता है इम्पॉर्टेंस ऑफ अलाउइंग चिल्ड्रन टू लर्न थ्रू एक्सपीरियंस, कि हम बच्चों को एक्सपीरियंस के थ्रू लर्न करने दें। एंड एक्सप्लोरेशन, यानी कि बच्चा जो भी है वो लर्न करेगा चीज़ें खुद एक्सपीरियंस करके, खुद एक्सप्लोर करके। फिर मॉडर्न फिलोसोफर की बात करें तो बहुत सारे फिलोसोफर्स, जैसे कि जॉन डुई एंड पॉल फ्रायर, जिन्होंने काफ़ी ज़्यादा पेडागॉजी पे मतलब वर्क किया है, एंड्रागॉजी पे बेसिकली, सिग्निफिकेंटली इन्फ्लुएंस एजुकेशनल फिलोसफी। इन्होंने काफ़ी वर्क किया है एजुकेशनल फिलोसफी पे।
एंड ड्यू प्रोग्रेसिव एजुकेशन थ्योरी एम्फिसाइज करती है एक्सपीरियंशियल लर्निंग पे। ड्यू की जो एजुकेशन थ्योरी है उसका फोकस है एक्सपीरियंशियल लर्निंग। हम चीज़ों को एक्सपीरियंस करके धीरे धीरे लर्न करते हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ रट लिया। व्हेन वी एक्सपीरियंस समथिंग वी लर्न अबाउट इट, एंड उसको फिर उन्होंने इंटीग्रेट किया एजुकेशन एंड सोशल लाइफ के साथ। ठीक है, पॉलो फ्रायर जो थे उनका जो वर्क है वो है क्रिटिकल पेडागोजी पे, जिन्होंने बताया कि कितना ज़रूरी है रोल ऑफ एजुकेशन सोशल जस्टिस प्रमोट करने के लिए एंड जो मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी है उनको एम्पावर करने के लिए। सी जो हिस्ट्री है वो बहुत बड़ी है, तो ऐसा नहीं कर सकते कि एक ही क्वेश्चन में सब कुछ कवर कर लें, बट मेन कहाँ कहाँ पे ऐसी चीज़ें जो आप मेंशन कर सकते हो वो इस आंसर में मेंशन है। ठीक है, सो अभी हमने फिलोसफिकल पर्सपेक्टिव कवर किया है। सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव की बात करें तो डेवलपमेंट ऑफ सोशियोलॉजी। The sociological perspective on education emerged as a separate field of study during the 19th century. तो ये जो sociological perspective है education पर, ये अपने आप में एक नई सेपरेट फील्ड की तरह बाहर आया, जिसमें डेवलपमेंट हुआ सोशियोलॉजी का एज अपने आप में एक अलग से ये एकेडमिक डिसिप्लिन है। ठीक है, सोशियोलॉजिस्ट बिगिन स्टडिंग हाउ एजुकेशन फंक्शन विद इन सोसाइटी। सोशियोलॉजिस्ट ने स्टडी करना शुरू करा किस तरह से जो एजुकेशन होता है वो फंक्शन करता है एक सोसाइटी के अंदर, एंड उसका क्या इम्पैक्ट होता है इंडिविजुअल्स पर एंड सोशल स्ट्रक्चर्स पर। ठीक है, सो दैट इज अबाउट द डेवलपमेंट ऑफ सोशियोलॉजी। फिर आते हैं एमिल डुर्कीम पे। एमिली डुर्कीम जो थे वन ऑफ द फाउंडिंग फिगर ऑफ सोशियोलॉजी, उन्होंने स्टडी किया रोल ऑफ एजुकेशन इन मेंटेनिंग सोशल कोहेशन एंड ट्रांसमिटिंग सोसाइटल वैल्यू, कि एजुकेशन कितना इंपॉर्टेंट होता है सोसाइटी में सबको साथ में रखने के लिए, और अगर हम चाहते हैं कि जो सोसाइटी की वैल्यूज़ हैं वो एक जगह से या एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफ़र हो, तो कितना इंपॉर्टेंट होता है एजुकेशन। उन्होंने ये भी आर्ग्यू किया कि जो एजुकेशन है वो एक सेंस ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटी देती है, यानी हम एक जगह से बिलोंग करते हैं, वी आर टुगेदर, हम सब साथ में हैं, एक कम्युनिटी का पार्ट है। ये जो हमारी सेंस होती है ना, ये एजुकेशन की वजह से आती है, एंड इसकी वजह से जो सोशल नॉर्म्स हैं वो भी एजुकेशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर बिल्डिंग द सोशल नॉर्म्स इनके अकॉर्डिंग। प्रोनाउंसिएशन नाम की गलत हो सकती है मेरे एंड से, तो आप प्लीज एक बार नाम की प्रोनाउंसिएशन चेक कर लीजिएगा, स्पेलिंग सही है। शिकागो स्कूल ऑफ सोशियोलॉजी। Chicago School of Sociology with scholars like George Herbert Mead and John Dewey. So देखो, जैसे जॉन ड्यूई हैं, उन्होंने फिलोसफिकल वर्क भी किया है बट साथ में सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव में भी वर्क किया है, तो उनका जो वर्क है वो काफ़ी इन्फ्लुएंशियल रिसर्च रहा है एजुकेशन की फील्ड में। मीड ने एक्सप्लोर किया था रोल ऑफ एजुकेशन इन शेपिंग द सेल्फ कंसेप्ट। मीड ने क्या एक्सप्लोर किया था कि एजुकेशन का क्या रोल होता है सेल्फ कंसेप्ट बिल्ड करने पे, ठीक है, एंड आइडेंटिटी ऑफ स्टूडेंट्स बिल्ड करने पर। While Dewey work focused on the interaction between teachers and students and the importance of hands-on learning experiences. तो मीड का क्या रोल था? मीड का रोल था शेपिंग द सेल्फ कॉन्सेप्ट, कि हम अपने बारे में क्या सोचते हैं, हमारा अपने आप को लेके क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, उन्होंने इस पे फोकस किया था एंड बच्चों की आइडेंटिटी पे। लेकिन ड्यूई का जो वर्क था वो था कि स्टूडेंट्स और टीचर्स के बीच में जो इंटरेक्शन होता है और हैंड्स ऑन लर्निंग एक्सपीरियंसेस जो होते हैं उस पर उन्होंने वर्क किया था। बट ऑब्वियसली दोनों रिलेटेड थे शिकागो स्कूल ऑफ सोशियोलॉजी से। मिड 20th सेंचुरी तक आते हैं। इन द मिड 20th सेंचुरी द सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन गेन्ड प्रोमिनेंस विद स्कॉलर्स लाइक बेसिल बर्नस्टीन एंड पियर बोर्डियो। तो उन्होंने क्या बोला कि जो ये सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन का जो कंसेप्ट था काफ़ी पॉपुलर हुआ था, एंड जो स्कॉलर्स थे जो बेसिल और पियर थे उन्होंने काफ़ी इस पर वर्क किया। बर्नस्टाइन का जो वर्क था, उन्होंने एग्जामिन किया रिलेशनशिप बिटवीन लैंग्वेज एंड सोशल क्लास इन एजुकेशन। उन्होंने स्टडी किया लैंग्वेज और सोशल क्लास का क्या रिलेशन है एजुकेशन में। लेकिन जो बर्डियो थे उनकी थ्योरी एक्सप्लोर करती है कि कैसे कल्चरल कैपिटल एंड सोशल कैपिटल इन्फ्लुएंस करते हैं एजुकेशनल आउटकम्स। ठीक है, उनकी थ्योरी क्या एक्सप्लोर करती है कि कल्चरल कैपिटल एंड सोशल कैपिटल किस तरह से एजुकेशनल आउटकम को इन्फ्लुएंस करते हैं, राइट। सो अब ये दो कवर हो गए, सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव एंड फिलोसफिकल। इसमें ना समझने से ज़्यादा थोड़ा सा आपको याद करने वाली चीज़ें मिलेंगी, बिकॉज थोड़ा बहुत आपको, अगर आप हिस्ट्री मेंशन कर रहे हो, ओरिजिन मेंशन कर रहे हो, तो जगह, लोगों को एंड कौन से टॉपिक पे वर्क हुआ है, किसकी वजह से ये सब्जेक्ट्स को ओरिजिन मिला है, ये स्टडी करना पड़ेगा। देन हमारा आता है एजुकेशनल पर्सपेक्टिव। एंशिएंट सिविलाइजेशंस में द हिस्ट्री ऑफ एजुकेशन एज एन एकेडमिक डिसिप्लिन कैन बी ट्रेस्ड बैक टू एंशिएंट सिविलाइजेशन, यानी कि एजुकेशन भी अपने आप में एक एकेडमिक डिसिप्लिन है जिस पे स्टडी हो सकती है, उसको एज अ एकेडमिक डिसिप्लिन मानना। ये सब चीज़ें पास्ट में अगर हम जाएं तो हम इसको ट्रेस कर सकते हैं, जहाँ पे फॉर्मल सिस्टम ऑफ एजुकेशन वर एस्टेब्लिश, जहाँ पे क्या किया गया था, एजुकेशन के फॉर्मल सिस्टम्स को बनाया गया था, एस्टेब्लिश किया गया था।
Ancient Egypt, Mesopotamia, Greece, and China had educational institutions that aimed to teach practical skills, knowledge, and values to the younger generation. तो यहाँ पर क्या था, उन सब जगहों पे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस थे, और ये एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन किस लिए पॉपुलर हुए थे, ये एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में काफ़ी ज़्यादा वर्क हुआ था, क्या कहते हैं, प्रैक्टिकल स्किल्स पे, नॉलेज पे, वैल्यूज, यंगर जनरेशन को वैल्यूज देने पे, ठीक है। फिर मिडीवियल एंड रेनेसेंस एजुकेशन की बात करें तो मिडिल एज में एजुकेशन वाज ऑफन एसोसिएटेड विद रिलीजियस इंस्टीट्यूशन, यानी एजुकेशन को रिलीजियस इंस्टीट्यूशन के साथ मिक्सअप कर दिया, मतलब कई जगह पे तो इनफैक्ट पढ़ाया भी रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस के अंदर जाता था, with monastic schools and cathedral school providing instruction in religious studies and Latin, मतलब रिलीजियस चीज़ों को भी पढ़ाया जाता था, इनफैक्ट जो पढ़ाई होती थी वो रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस के अंदर होती थी। The Renaissance period witnessed a renewed interest in classical learning, leading to the establishment of humanistic school that emphasized the study of literature, history and philosophy. इस पीरियड में थोड़ा सा चेंजेस देखने को मिले, जिसमें फोकस हुआ क्लासिकल लर्निंग पर एंड स्टडी ऑफ लिटरेचर पे, हिस्ट्री पे, फिलॉसफी पे। फिर आ जाते हैं मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम पे। इन द 19th एंड 20th सेंचुरी द मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम टुक शेप। यहाँ पर मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम ने अपना पूरा शेप लिया, जहाँ पे कई सारी एजुकेशनल थ्योरीज डेवलप हुई, रिसर्च डेवलप हुई। कई फिगर्स जैसे कि जॉन पेस्टोलॉजी, फेडरिक फ्रोबेल एंड मारिया मॉन्टेसरी, इन्होंने क्या किया, बहुत सारी नई नई पेडागोजिकल अप्रोचेस निकाली, मतलब किस तरह से बच्चों को पढ़ा सकते हैं। चाइल्ड सेंटर्ड लर्निंग के बारे में बात हुई, हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस की बच्चा प्रैक्टिस करके कोई चीज़ लर्न कर रहा है, इसके बारे में बात हुई। फिर एजुकेशनल साइकोलॉजी आई, जिसमें बहुत ज़्यादा वर्क हुआ एजुकेशन प्लस साइकोलॉजी पे, ठीक है। लेट 19th एंड अर्ली 20th सेंचुरी पे इस काम को बहुत ज़्यादा उभर कर आया, एंड कई पायनियर्स जिन्होंने स्टार्ट किया था, जैसे कि विलियम जेम्स, एडवर्ड थॉर्नडाइक, उन्होंने लर्निंग, मेमोरी एंड कॉग्निटिव प्रोसेसेस को स्टडी किया। दिस फील्ड प्रोवाइडेड इंसाइट्स इनटू हाउ स्टूडेंट्स लर्न एंड इन्फ्लुएंस्ड एजुकेशनल प्रैक्टिसेस एंड इंस्ट्रक्शनल डिज़ाइन। इस फील्ड में क्या हुआ, उन्हें इंसाइट मिला कि स्टूडेंट्स कैसे लर्न करते हैं एंड इन्फ्लुएंस होते हैं एजुकेशनल प्रैक्टिसेस से या इंस्ट्रक्शनल डिज़ाइन से, ठीक है। फिर करिकुलम डेवलपमेंट एंड पॉलिसी, आजकल जो आप देख रहे हैं 20th सेंचुरी 21st सेंचुरी में बहुत ज़्यादा फोकस हो गया कि करिकुलम अच्छा होना चाहिए, करिकुलम डेवलपमेंट पे फोकस करिए, पॉलिसीज़ पे फोकस करिए, ताकि बच्चे मैक्सिमम पार्टिसिपेट करें। स्कॉलर्स एंड पॉलिसी मेकर ने एक्सप्लोर किया कि कैसे हम लोग एक प्रॉपर करिकुलम की हेल्प से सोसाइटी की नीड को पूरा कर सकते हैं एंड एजुकेशन सिस्टम को इम्प्रूव कर सकते हैं, साथ के साथ सबको एजुकेशन मिले ये भी इंश्योर कर सकते हैं। सो आई नो अगर आप लोगों ने ये पढ़ा है फर्स्ट टाइम तो थोड़ा सा आपको कंफ्यूजिंग लग रहा होगा कि ये क्या सब कुछ एक साथ आ गया, बट एक्चुअली बेसिकली किस तरह से डिफरेंट सब्जेक्ट्स जो हैं उनका ओरिजिन हुआ, किस तरह से एजुकेशन जो सब्जेक्ट है वो उसके अलग अलग पर्सपेक्टिव देखने को मिले, किस तरह से उसमें चेंजेस आए, वो सारी चीज़ें यहाँ पे आपको बताई गई हैं, ठीक है। सो तीनों पर्सपेक्टिव कवर करे हैं। आई होप ये वीडियो में आपको कुछ समझ में आया होगा। बाकी की जो इसके टॉपिक्स हैं वो आपको अंडरस्टैंडिंग डिसिप्लिन्स एंड सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे मेरे चैनल पे। कोई डाउट है तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं, बट अगर वीडियो में कुछ भी समझ में आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा एंड बेल बटन को प्रेस कीजिएगा। बाकी हम लोग मिलते हैं अगली वीडियो में।